पार्ट 3 में हमने देखा था कि ग्लेंटन गैंग अपाचे ट्राइब को मारने की जगह इंडियंस को मार के उनका स्कैल्प काट के जब अपाचे ट्राइब इनको मारने आते हैं तो उनसे बच के ये लोग वापस चिवावा शहर की तरफ भाग जाते हैं और तारीख होती है जुलाई 21। लेकिन फिर क्या होता है चलो बताता हूँ। चिवावा शहर आने के बाद इनका स्वागत हीरोज की तरह होता है। ये लोग नहाना धोना करके जनरल ट्राइस के साथ डाइन करने चले जाते हैं और जो स्कैल्प्स ये लाए थे उनका इनाम ले लेते हैं और इनका खाना पीना जंगलियों की तरह होता है और यही जंगलीपन शहर वालों को रोज झेलना पड़ता है। लेकिन शहर वाले खुद को दिलासा देते हैं कि इंडियंस से तो अच्छे ही हैं। 15 अगस्त को ये लोग शहर से बाहर निकलते हैं और एक हफ्ते बाद कोयामे टाउन पहुंच जाते हैं, जहां 3 दिन तक उनकी हॉस्पिटैलिटी का दुरुपयोग करने के बाद ये फिर से निकल पड़ते हैं टेक्सास की तरफ। रास्ते में टीगुआ इंडियंस नाम की ट्राइबल्स को जान से मार के उनका भी स्कैल्प काट लेते हैं और हफ्ता भर सफर करके वापस चिवावा आ जाते हैं और स्कैल्प्स बेचकर 2 दिन बाद फिर से निकल पड़ते हैं। इस बार ये पहुंचते हैं नाकोरी नाम के टाउन में, जहां पे एक पंगा होने की वजह से गैंग वाले 40 लोगों को बार में मार के उनका स्कैल्प काट लेते हैं। जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें पैसे मिल रहे हैं ये गैंग अब उन्हीं लोगों की जान ले रही है। इवन जब मैक्सिकन सोल्जर्स इन्हें कन्फ्रंट करते हैं तो ये सभी मैक्सिकन सोल्जर्स को ऑन साइट मार देते हैं और जो सोल्जर्स बच के भाग निकले थे उनको ढूंढ के मार देते हैं, क्योंकि ग्लेंटन नहीं चाहता कि ट्राइस को पता चले कि जिन स्कैल्प के वो पैसे दे रहा है वो स्कैल्प उसी के लोगों के हैं। सारे नामो निशान मिटा देने के बाद गैंग वापस चिवावा आती है और उन्हीं के लोगों का स्कैल्प बेचकर पैसे ले लेती है। शहर के फाइनेंसेस गिरने लगते हैं, अपाचे स्कैल्प्स की बाउंटी कम हो जाती है और ग्लेंटन गैंग के चिवावा से निकलने के एक हफ्ते बाद ही ग्लेंटन का सर लाने पर 8000 पेसोस की बाउंटी लग जाती है। लेकिन क्यों पता चल जाएगा। गैंग नॉर्थ की तरफ जीसस मारिया नाम के एक टाउन में पहुंचती है, जहां 2-3 दिनों तक पूरी गैंग दारू के नशे में धुत बेकार पड़ी रहती है। लेकिन तीसरे दिन ग्लेंटन नशे में इतना पागल हो जाता है कि वो होटल के कोर्टयार्ड में पिस्टल चला देता है। खैर जज इसको संभाल लेता है और बिस्तर में लेटाकर माथे पे गीला कपड़ा रख कर सुला देता है और खुद बाहर टाउन में निकल पड़ता है। लेकिन टाउन में एक छोटी बच्ची मिसिंग है और हम जानते हैं क्यों, क्योंकि एक दिन पहले ही जज बच्चों को कैंडीज बांट रहा था और आगे हम सब जानते ही हैं। खैर एक लड़का जज के पास 2 पपीज लेकर आता है बेचने के लिए, जिन्हें जज एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद लेता है और हाथ की सफाई से वो पैसे वापस चुरा भी लेता है। जिसके बाद एक ब्रिज पे खड़े होके ये गंजा उन दोनों पपीज को नीचे बह रही नदी में फेंक देता है। दोनों पपीज नदी में बहने लगते हैं, लेकिन नीचे ही बाथ कैट नदी में मूत रहा होता है। ये एक हाथ से अपनी पिस्टल निकालता है और दोनों पपीज को गोली मार देता है और ये सब होते हुए वो लड़का देख रहा था। खैर दोपहर होती है, ग्लेंटन जाग जाता है और मैक्सिकन फ्लैग को एक म्यूल पे बांध के उसकी सवारी करने लगता है, जिसकी वजह से टाउन में दंगे फसाद और गोलीबारी चालू हो जाती है और गैंग को अपनी जान बचा के टाउन से निकलना पड़ता है। लेकिन 6 मेंबर्स मर चुके थे और काला जैक्सन खो चुका था। गैंग जंगल की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ जज के अलावा हर कोई बोरियत से मरा जा रहा था। ग्लेंटन जज से पूछता है कि उसे प्रकृति से जुड़ी जानकारी का इतना शौक क्यों है, जिसके जवाब में जज सुजेरियन बनने की बात कहता है। अगर दुनिया पे राज करना है तो हर एक जीव की जानकारी होना जरूरी है, यानी ये एक ऐसी दुनिया चाहता है जहाँ पे हर जीव इसकी अनुमति से ही अस्तित्व में रहे। खैर 2 दिसंबर 1849 की सुबह ये लोग उरेस मैक्सिकन स्टेट ऑफ सोनोरा की कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनका एक पॉजिटिव स्वागत किया जाता है। ये रुकते हैं, खाते पीते हैं और अगली सुबह सोनोरा का गवर्नर इस गैंग को एक और कॉन्ट्रैक्ट देता है अपाचेस को हंट करने का। जिसके बाद गैंग नॉर्थ की डायरेक्शन में जाके नाकोजारी रिवर के पास मौजूद एक गांव को तहस नहस करके उन लोगों को मार के उनका स्कैल्प काट के वापस आ रहे होते हैं, जहां रास्ते में इनको जनरल एलायस द्वारा लीड करी सोनोरन कैवलरी नजर आती है, जिनके साथ हो जाती है लड़ाई चालू और ग्लेंटन गैंग के काफी आदमी मारे जाते हैं और 7 जख्मी हो जाते हैं, जिनमें से 4 तो बस मरने ही वाले होते हैं। बड़ी मुश्किल से गैंग के बचे हुए लोग यहाँ से भागते हैं और हमें पता चलता है कि ग्लेंटन गैंग को कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया था ताकि वो शहर से बाहर निकल जाए और जब तक ये वापस आए तब तक हमला करने के लिए सोनोरन आर्मी तैयार हो। यानी सोनोरा वाले जानते थे इनकी सारी करतूतों के बारे में और अपना जाल बिछा रहे थे। खैर जो 4 लोग ज्यादा जख्मी थे उनमें से 3 को गैंग मेंबर्स खुद ही मार देते हैं और एक को किड खुद मरने के लिए ऑन रिक्वेस्ट छोड़ देता है, जिसके बाद किड
किड भी पीछे से आती हुई सोनोरन आर्मी से बच के भाग जाता है। रात सोते हुए इसका सामना एक और बार एलाइस के स्काउट से होता है, जिनसे बचने के लिए ये जल्दबाजी में अपना घोड़ा छोड़ के जंगल की तरफ भागने लग जाता है। किस्मत से किड को एक और घोड़ा मिल जाता है, जिसपे सवारी करके किड वापस गैंग तक पहुंच जाता है। गैंग वालों की हालत खस्ता हो चुकी है और भी काफी मारे जा चुके हैं और इन्हें आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात होते ही जज एक घोड़े का सर बड़े पत्थर से कुचल के उसे मार देता है ताकि ये लोग उस घोड़े का मांस खा के गुजारा कर सके। अगले दिन सफर करते हुए रेगिस्तान में इन्हें 8 इंसानी सर से बनी एक रिंग नजर आती है, जिसको देखकर ये सब आगे बढ़ते हैं और अंधेरा होने पे पहुंचते हैं सेंटा क्रूज नाम के टाउन में, जहां लोकल्स इनका स्वागत हथियारों से करते हैं। लेकिन एक परिवार इन्हें फाइनली अपने तबेले में सोने की अनुमति देता है और खाना पीना भी प्रोवाइड करता है। अगली सुबह ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं अपने सफर पे, जहां 2-3 शहरों से गुजरने के बाद और उन शहरों में पंगे लेने के बाद ये लोग फिर से खुले रेगिस्तान में आ जाते हैं, जहां इन्हें अपने गैंग के 3 स्काउट्स नजर आते हैं, जो कि दिनों पहले गैंग से आगे निकले थे, लेकिन अभी ये तीनों पेड़ पे लटके हैं और इनका शरीर इतना कट फट चुका है कि पहचानना मुश्किल है। और इन तीनों में से एक बात कैट भी है, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। गैंग अपने रास्ते आगे बढ़ती है। आगे जाके इन्हें दूसरे अपाचेस का झुंड नजर आता है, जिनसे जज बात करके अपना दोस्त बना लेता है, लेकिन दारू की कीमत पे। गैंग वाले नजदीक एक गांव में अपना डेरा जमा लेते हैं, जहां पर ये हर बार की तरह रिसोर्सेस का फायदा उठा के क्राइम के ऊपर क्राइम करते हैं। एक शाम की बात है जब गैंग मेंबर्स अपने घोड़ों के हूफ्स को रिपेयर कराने जाते हैं और वहां पे दुकानदार, जिसका नाम पाचेको था, एक भारी भरकम मीटोराइट का इस्तेमाल करके हूफ्स बनाता था। और यहाँ पर हम जज को इस मीटोराइट को 10 फीट दूर फेंकते हुए देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन ये मीटोराइट फेंकता क्यों है? वेल, शर्त लगी थी ये फेंक नहीं पाएगा। एनीवेज, ये लोग दारू का बैरल उठा के अपाचे के झुंड की तरफ निकलते हैं और सोने चांदी के बदले दारू बेच देते हैं, जिसके बाद ये अपाचेस का झुंड क्रॉस करके अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। और 2 दिन सफर करके इनका एनकाउंटर होता है सोनोरन ट्रूप्स के साथ, जिन्हें कर्नल गार्शिया लीड कर रहा था। लेकिन ये सोनोरन ग्लैंटोन के पीछे नहीं, अपाचेस के पीछे है, तो ये ग्लैंटोन को कुछ नहीं करते और ग्लैंटोन भी ऐसा एक्ट करता है जैसे दूसरी सोनोरन आर्मी ने इन्हें ऑलमोस्ट साफ नहीं कर दिया था। खैर, ये लोग अपने रास्ते बढ़ते हैं और हफ्ता भर सफर करने के बाद ये गैंग कोलोराडो नदी पर पहुंचती है, जिसको पार करने के लिए ये एक फेरी में बैठते हैं और नदी की दूसरी तरफ इन्हें मिलता है यूमा इंडियंस का एक कबीला। और यहीं पे एक ऐसा आदमी है जिसको कर्नल गार्शिया अपाचे समझ के ढूंढ रहा है और इन इंडियंस को देखकर जज इनका फायदा उठाने के बारे में सोचता है। सुबह होने पर ग्लैंटोन और जज इंडियंस के साथ मिलकर फेरी पे कब्जा करने का प्लान बनाते हैं और गैंग मेंबर्स फेरी पे जाके डॉक्टर लिंकन, जो कि फेरी का मालिक है, उसके साथ टीम अप करके बोलते हैं कि इंडियंस फेरी पे हमला करने वाले हैं और खुद डॉक्टर का भरोसा जीतकर फेरी को डिफेंड करने लगते हैं। और जब प्लान के हिसाब से इंडियंस हमला करते हैं तो गैंग वाले इंडियंस को धोखा देकर इंडियंस पे ही हमला कर देते हैं। काफी इंडियंस मारे जाते हैं और बचे हुए इंडियंस गुस्से में रिट्रीट कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे फेरी पे ऑलमोस्ट गैंग का कब्जा हो चुका था और वो काफी समय तक पैसेंजर्स को लूटते रहे। लेकिन एक दिन इंडियंस चुपके से आए और गैंग मेंबर्स को एक एक करके मारने लगे। इंडियंस ने ऑलमोस्ट सभी को मार के अपना बदला ले लिया और बचे सिर्फ 4-5 लोग, इंक्लूडिंग जज, टोडवाइन एंड किड, जो कि बड़ी मुश्किल से नजदीकी जंगल में भाग गए थे। लेकिन क्योंकि इंडियंस इनका पीछा कर रहे थे तो किड और टोडवाइन रेगिस्तान की तरफ भाग जाते हैं ताकि दुश्मन को आते हुए देख सके। किड की टांग में तीर लगा होता है, लेकिन टोडवाइन फिर भी किड का साथ नहीं छोड़ता। यहाँ इनका पंगा इंडियंस के साथ एक और बार होता है, लेकिन ये उन्हें भगा देते हैं। जिसके बाद रेगिस्तान में इन्हें मिलता है टोबिन और थोड़ी देर बाद जज और जज के साथ एक लड़का, द इडियट। वैसे तो इसका नाम जेम्स रॉबर्ट बेल है, बट कोई नहीं, वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे टीम अलग अलग रास्ते जाने के लिए बट जाती है, जहाँ किड और टोबिन एक तरफ और जज, टोडवाइन, इडियट एक तरफ। किड और टोबिन को आगे जाके घोड़े पे डेविड ब्राउन मिलता है, जो थोड़ी बातचीत करके अपने घोड़े पे आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर सफर करने के बाद किड और टोबिन के ऊपर जज पीछे से राइफल चलाने लगता है। इसके पास टोडवाइन का सामान और ब्राउन का घोड़ा है, साथ में है इडियट, यानी इसने ये रिसोर्सेज जबरदस्ती हासिल करे हैं। खैर, इनके बीच गोलियां चलती है, जिसमें टोबिन जख्मी हो जाता है और किड जज के घोड़े को मार देता है, जिसकी वजह से जज अब इनका शिकार करने वाला है।
लेकिन क्योंकि रेगिस्तान में हल्का तूफान चल रहा था और विजिबिलिटी रेंज कम थी, साथ में पैरों के निशान जल्दी मिट जा रहे थे, तो टोबिन और किड जज से छुपने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों इसी रेगिस्तान में भूख और प्यास से मारे जाते अगर डायगुआनो इंडियंस इन्हें ढूंढ ना लेते। इन इंडियंस ने इन दोनों को बहुत संभाल के अपने गांव लाया और खाना पीना खिलाया। यूमा इंडियंस की तरह ये हॉस्टाइल बिल्कुल भी नहीं थे और खाना पीना करके आराम करके ये दोनों फिर से सफर पे निकल जाते हैं और पहुंचते हैं सैन डिएगो में, जहां पर इन्हें सोल्जर्स गिरफ्तार कर लेते हैं और ये दोनों बिछड़ जाते हैं। इस मोमेंट में किड 16 साल का है और इसे मौत की सजा मिलने वाली है। लेकिन क्यों? क्योंकि अगली सुबह जज इससे मिलने आता है और इसको बताता है कि जज ने ग्लेंटन गैंग के सारे क्राइम्स का आरोप किड पे लगा दिया है। जज किड को अपने बेटे की तरह रखना चाहता था, लेकिन किड के दिल में इंसानियत और बेतुकी जंग से परहेज ने ऐसा होने नहीं दिया और अब जज ने ऑफिशियल्स को मैनिपुलेट करके किड को एक क्रिमिनल बना दिया है और किड लोगों को सच्चाई भी बताता है, तो वो सोचते हैं कि किड खून खराबा करके पागल हो गया है। लेकिन एक दिन किड गार्ड्स को गैंग के छुपे हुए खजाने के बारे में बताता है और 2 दिन बाद किड को जेल से आजादी मिल जाती है। खजाने ने किड को फांसी से बचा लिया, लेकिन टोबिन और टोडवाइन को नहीं, क्योंकि टोबिन का पता नहीं चलता क्या हुआ और टोडवाइन को जनता के सामने लटका दिया जाता है, जिसके बाद से किड जहाँ भी जाता है उसे जज के बारे में सुनने को मिलता है। ऐसा करते करते किड एक मैन बन जाता है और अब है साल 1878 जब मैन एक बार में एंटर करता है ड्रिंक करने के लिए, लेकिन इसे यहाँ फाइनली जज नजर आ ही जाता है। मैन जज को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन ये भीड़ में गायब होके अचानक से मैन के सामने आ जाता है और पूछता है क्या तुम यहाँ पे डांस के लिए आए हो? और यहाँ पे डांस का मतलब नाचना नहीं है। खैर मैन इसको जैसे तैसे इग्नोर करता है और एक कमरा रेंट करके सर्विस वुमेन के साथ अपना डर्टी बिजनेस निपटाता है, जिसके बाद मैन कमरे से बाहर नहीं आना चाहता था बट आना ही पड़ता है। और जब ये बाहर टॉयलेट में घुसता है तो वहाँ पे जज इसी का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद क्या होता है इसका अंदाजा हम सभी को है। थोड़ी देर बाद 2-3 आदमी और आते हैं जिन्हें टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही घिन आ जाती है, प्रोबेबली मैन की लाश को देखकर। और बार के अंदर जज नाच रहा है और नाच रहा है। पूरी भीड़ का चहीता ये कहता है ये कभी सोता नहीं है और ये कहता है कि ये कभी मरेगा भी नहीं। दैट्स इट। फाइनली ग्लेंटन गैंग में सभी की मौत हो चुकी है जज को छोड़ के, और इसी के साथ ब्लड मेरिडियन की कहानी भी खत्म हो जाती है। चलो फाइनली खत्म तो हुई। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।